नमस्कार। खबर दोपहर में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जहानाबाद से आ रही है। करंट लगने से पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। घास काटने के दौरान टूटे तार के संपर्क में आने की वजह से पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हुई है। सभी मृतक हिरौतीगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं। घोसी के मारूत बधार की यह घटना है, जहां पर घास काटने के लिए दंपत्ति गया हुआ था और खुली तार के संपर्क में आने की वजह से पति पत्नी समेत 3 लोगों की मौत हो गई है। घोसी के मारतू की यह घटना और रोते बिलखते परिजन, करंट लगने से 3 लोगों की मौत हुई है। बेगूसराय में राह चलती एक पिकअप वैन बर्निंग वैन में तब्दील हो गई। घटना फुलवरिया थाना क्षेत्र के बगराहाडीह में NH 28 पर तब हुई जब तेज रफ्तार पिकअप वैन की टक्कर एक बाइक से हो गई। इस हादसे में वैन बाइक को कई मीटर तक घसीट कर लेकर जाती है और इस वजह से वैन में आग लग गई। हादसे में बाइक सवार युवक जख्मी हुआ है, जिसे बेहतर इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया। पंप से तेल लेके निकल रहा था बैक मोटरसाइकिल वाला, और उसी दरमियान ये गाड़ी आया, उसी के चपेट में आ गया। मोटरसाइकिल अंदर हो गया, चालक वहीं गिर गया और उसके बाद इसको बहुत रोकने की कोशिश की, ये टानते हुए यहाँ ले आया, ऑटोमेटिक आग लग गया। और पटना से बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। नगर निगम के अंचल ऑफिस में आग लग गई है। फायर ब्रिगेड की टीम आग बुझाने में इस वक्त जुटी हुई है। नगर निगम के अंचल ऑफिस में ये आग लगी है। फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश करती हुई, कंकड़बाग थाना इलाके की यह घटना, जहां पर निगम के अंचल ऑफिस में, नगर निगम का यह अंचल ऑफिस देखिए, और इस वक्त आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि आग कैसे लगी इसका खुलासा नहीं हुआ है। कंकड़बाग थाना इलाके की यह घटना है और तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बचे कुचे सामानों को बचाने की कोशिश की जाती हुई कर्मियों की तरफ से। खबर झारखंड के चतरा से, जहां के टंडवा में हाथियों के झुंड से बिछड़े एक हाथी का उत्पात लगातार जारी है। कल हाथी ने फुलवरिया में 2 लोगों को पटक कर घायल कर दिया था। इसके बाद रात 9 बजे के बाद टंडवा क्षेत्र के शिवपुर रेलवे साइडिंग से सटे घरों में इस हाथी ने जमकर उत्पात मचाया है। हाथी ने गांव के कई घरों को ध्वस्त कर दिया, साथ ही कई मवेशियों को भी इसने घायल कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने एकजुट होकर हाथी को जंगल की तरफ खदेड़ दिया। बिहार के कई जिलों में शराब की तस्करी करने वाले बड़े माफिया को किशनगंज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। किशनगंज पुलिस ने पश्चिम बंगाल के सोनापुर से रेकी कर इसकी गिरफ्तारी की है। शराब माफिया शाहिद रजा उर्फ शाहिद आलम पर किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार और अररिया में शराब तस्करी करने का आरोप है। सहरसा, सुपौल में भी इसके तार जुड़े होने की संभावना जाहिर की जा रही है। शाहिद रजा पर बिहार के कई जिलों में अब तक 9 मामले दर्ज होने की बात सामने आई है। ये माफिया बंगाल के सोनापुर में प्रधान का पति है, जिसके कारण कई जगहों पर संरक्षण इसे अब तक मिल रहा था। 9 केस अभी तक किशनगंज जिले में इसके आइडेंटिफाई हुए हैं और इसमें 2 केस पूर्णिया का भी आया है और अन्य सीमावर्ती जिलों से भी हम लोग संपर्क में हैं। ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि मुख्यालय स्तर से भी इसकी मॉनिटरिंग हो रही थी और इस पे जो है IG प्रोहिबिशन साहब की टीम भी लगी हुई थी और हम इधर के तारापुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बिहार की सियासत इस वक्त बेहद गर्म है। महागठबंधन और NDA दोनों ही अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि NDA को उम्मीद है कि लालू परिवार में आंतरिक कलह का फायदा JDU उम्मीदवार को हासिल होगा। JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से बात की न्यूज़ 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं JDU के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा। उमेश जी, 2 सीट पे उपचुनाव हो रहा है और मुकाबला बेहद कड़ा माना जा रहा है। NDA की उम्मीद क्या है और क्यों? NDA ही वहाँ चुनाव जीत रही है और जो हमारा प्रतिपक्ष है लालू यादव का परिवार का
बिहार की राजनीति से पत्ता समाप्त हो गया है। अब जो परिवार नहीं बचा पाया, अब तेजस्वी यादव लोग जो लगातार बोल रहे हैं प्रतिपक्ष को, तो तंग कस रहे हैं, तो देख रहे हैं कि उनकी घर की हालत क्या है, क्या हालात है। दोनों भाई अलग अलग हैं। उनका एनडीए, उनका जो महागठबंधन है, महागठबंधन भी टूट गया और कोई रहा भी नहीं। और निश्चित रूप से हमारा ये परंपरागत सीट है और दोनों जगह मेरा बेहतर परिणाम मिलेगा और बेहतर हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए, हमारे साथ जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, कैमरामैन दीपक के साथ आनंद अमृतराज, न्यूज 18 नेटवर्क, पटना। सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले लोगों को अस्पताल पहुंचाने वाले शख्स को आर्थिक मदद देने का बिहार मॉडल अब पूरे देश अपनाने जा रहा है। देखिए, बिहार पहला राज्य है जिसने गुड सैमरिटन यानी कि सड़क दुर्घटना के दौरान घायल लोगों को अगर अस्पताल पहुंचाना जाता है तो ऐसे पहुंचाने वालों को सीधे नकद देकर प्रोत्साहित करने की पहल शुरू की। और अब केंद्रीय सड़क एवं राज्य मार्ग परिवहन मंत्रालय ने भी ये फैसला लिया है कि सड़क दुर्घटना में किसी घायल को 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वाले लोगों को 5,000 रुपए नकद दिया जाएगा। और अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे पटना सहयोगी संजय कुमार। परिवहन विभाग से जुड़ी एक महत्वपूर्ण और अच्छी खबर है बिहार के लिहाज से। बिहार में सड़क दुर्घटनाओं के दौरान जो लोग घायल होते हैं और उन्हें जो लोग हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उन्हें नकदी और आर्थिक मदद देने की परंपरा रही है। और बिहार का जो यह मॉडल है, इसे अब पूरा देश जो है वो अपनाने जा रहा है। बिहार पहला राज्य है जिसने गुड सैमरिटन यानी अच्छे लोगों को नकदी देने का फैसला लिया था। साल 2018 से बिहार में यह नियम लागू है और अब इसी मॉडल को देश के सभी राज्यों में 15 अक्टूबर से लागू किया जाएगा। केंद्रीय सड़क एवं राज्य मार्ग परिवहन मंत्रालय की ओर से एक आदेश जारी किया गया है और इसमें बताया गया है कि सड़क दुर्घटना होने पर 1 घंटे के भीतर अस्पताल पहुंचाने वालों को नकदी सहायता दी जाए। सरकार का ऐसा मानना है कि ऐसा होने पर सड़क दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों पर काबू किया जा सकेगा। चूँकि परिचित होने पर लोग अपने को अस्पताल पहुंचा देते हैं, लेकिन अपरिचित जो लोग होते हैं या जो अनजान लोग होते हैं, उनके साथ ऐसी बात देखने को नहीं मिलती है। ऐसे में सरकार ने यह तय कर लिया है कि दुर्घटना होने पर 1 घंटे के भीतर अगर कोई शख्स घायल को अस्पताल पहुंचाता है तो उसे तत्काल सहायता दी जाए और यह सहायता नकदी में होगी। तो यह बिहार के लिए एक बड़ी बात है। बिहार ने पहले भी कई प्रयोग किए हैं और जिस चीज़ को बिहार ने सबसे पहले अपनाया उसे बाद में पूरे देश ने अपनाया। तो अब कह सकते हैं कि परिवहन विभाग के क्षेत्र में भी जो बिहार ने जिस मॉडल को एक्सेप्ट किया था, अब वह मॉडल पूरे देश में लागू होगा। कैमरा पर्सन सुबोध के साथ संजय कुमार, न्यूज 18 पटना। बेगूसराय में आरजेडी के पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान का एक वीडियो सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रहा है। ये वायरल वीडियो डंडारी प्रखंड के बांक गांव का है, जहां 7 अक्टूबर की रात विधायक की गाड़ी को कुछ लोगों ने घेरकर भारी हंगामा किया। तस्वीरें आपके सामने और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि विधायक की गाड़ी के सामने लोग किस तरह से हंगामा और गाली गलौज कर रहे हैं। लोग विधायक पर एक महिला के घर गलत काम के लिए जाने और रुपए बांटने का आरोप लगा रहे हैं, जबकि पूर्व विधायक उपेंद्र पासवान का यह कहना है कि उनका पुत्र युवराज डंडारी से जिला परिषद का चुनाव लड़ रहा है। 8 अक्टूबर को वहां मतदान था, लिहाजा वो 7 अक्टूबर की रात बांक गांव से गुजर रहे थे और तभी विपक्षी प्रत्याशी सुरेंद्र पासवान के बेटों ने साजिश कर उनकी गाड़ी को रुकवाया, हंगामा किया गया और रुपए बांटने का आरोप लगाया गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंचती है और पूर्व विधायक की गाड़ी की तलाशी ली गई, जिसमें कोई आपत्तिजनक सामान नहीं मिला। एकाएक इन लोगों ने धावा बोलकर हल्ला करना शुरू कर दिया, गाड़ी रोककर हम लोगों को परेशान किया और जो आरोप लगा रहा है किसी महिला की यहाँ के बारे में, वो आरोप सरासर गलत है। वो अपने पक्ष में प्रचार करने के लिए दुष्प्रचार करने के ख्याल से वो लोग इन्होंने इस ढंग से काम किया है, जो सरासर गलत है।
कुछ भी वायरल हो रहा है सरासर गलत है, बिल्कुल मिथ्या है। और बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। डिप्टी मेयर रजनी देवी का बेटा गिरफ्तार किया गया है। शराब के नशे में इस शख्स की गिरफ्तारी हुई है। 3 साथियों के साथ इसे गिरफ्तार किया गया है। डिप्टी मेयर रजनी देवी, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया है। शराब के नशे में गिरफ्तारी हुई है। 3 साथियों के साथ डिप्टी मेयर का बेटा भी इस वक्त गिरफ्त में। डिप्टी मेयर रजनी देवी का बेटा आशीष यादव, जिसे शराब के नशे में गिरफ्तार किया गया है। दीघा थाना की पुलिस ने कार्रवाई की और इन सभी को गिरफ्तार किया है। सहयोगी संजय हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ वो लाइन पर पटना से जुड़ गए हैं। संजय, डिप्टी मेयर का बेटा बताया जा रहा है जिसकी गिरफ्तारी हुई है, शराब पीने की पुष्टि हो गई है क्या? जी विवाह, इनको रंगे हाथ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। ये शराब की पार्टी मना रहे थे और उसी दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस ने जब छापेमारी की तब उसके बाद ये लोग मौके से भागने की कोशिश भी किए थे, लेकिन पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार किया और इनकी बाजाबता जांच की गई और जांच में पुष्टि हो गई है ये शराब का सेवन कर रहे थे, नशे में धुत थे। उसी वक्त इन्हें गिरफ्तार किया गया था और जब इनसे पूछताछ की गई तब ये जानकारी मिली कि इन्होंने अपने पिता का नाम बताया और उसके बाद पता चला कि ये पटना के डिप्टी मेयर जो है रजनी देवी, उनके ये बेटे हैं और इनके तीनों साथी जो हैं उन्होंने भी अपने बारे में जानकारी। लेकिन हैरानी की बात तो ये होती है कि इन हाई प्रोफाइल मामलों में पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन ये नहीं बताती है कि आखिरकार ये कौन लोग हैं और इनका किस तरीके से इनका संबंध है, किन लोगों से संबंध है। काफी देर तक, अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि 2-3 घंटे तक पुलिस को इस बात का पता लगने में लग गया, इस बात का कि ये रजनी देवी जो है डिप्टी मेयर है पटना की और इनकी ये बेटे हैं। तो हाई प्रोफाइल मामलों में पुलिस ऐसा ही करती है, वो मामले को दबा कर रखना चाहती है। बहरहाल अब इस बात की पुष्टि हो गई है कि ये रजनी देवी के बेटे हैं जो डिप्टी मेयर है पटना की। फिलहाल अब पुलिस इन्हें जेल भेजने की तैयारी कर रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। बेगूसराय में नगर निगम और प्रशासन की लापरवाही का नतीजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। नगर निगम क्षेत्र के करीब करीब मोहल्लों में जल जमाव और गंदगी से स्थिति नारकीय हो गई है। तस्वीरें देखिए और इन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किन बदतर हालातों में यहाँ के लोग इस वक्त रह रहे हैं। जर्जर सड़कों की वजह से आए दिन हादसे होते हैं। सड़क पर जल जमाव और गंदगी की वजह से लोगों का सड़क पर चलना अब मुश्किल हो चुका है। नगर निगम मोहल्लों की साफ सफाई का दावा जरूर करता है, लेकिन मोहल्ले से कचरा उठाकर सड़क के किनारे से डंप किए जाने से लोग बेहद परेशान हैं। गड्ढा में गिरने के बाद में क्या होगा? नई रोड बनेगा, गिरबन करेंगे। क्या समस्या है? समस्या है पूरा डूबा हुआ है, गड्ढा हो गया। आज क्या बोले, कोई देखने वाला नहीं है। चाहे पब्लिक मर जाए डूब के, उससे कोई दिक्कत नहीं है, गड्ढा में कूद के मर जाए। जल निकासी के लिए हम लोग जगह जगह सर्वे करके मोटर लगाए हुए हैं। अभी लगभग मेरा 14 से 15 मोटर विभिन्न क्षेत्रों में जल निकासी कर रहा है। इसी बीच हम पंचायत चुनाव में जो पचगिरी वगैरह काउंटिंग हॉल वगैरह बना है, वहाँ भी पानी की समस्या है, तो वहाँ हम पंपिंग सेट और सॉयल टैंक से जल निकासी करा रहे हैं। बांका जिले के सबसे बड़े जलाशय चांदन जलाशय से बांका जिले के साथ साथ भागलपुर और झारखंड के गोड्डा जिले की हजारों एकड़ भूमि सिंचित होती है, लेकिन जलाशय की मुख्य नहर का एक हिस्सा क्षतिग्रस्त हो चुका है और इस वजह से अब खेतों तक भरपूर मात्रा में पानी नहीं पहुंच पाता। किसान इससे परेशान हैं। किसानों की परेशानी का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता नागेंद्र द्विवेदी ने। फिलहाल जो पुल है, पुल ध्वस्त हो चुका है, जिससे कि यातायात पूरी तरह से बाधित है और चेन संख्या 129 पे जो पक्कीकरण नहर यानी डक्ट था वो क्षतिग्रस्त हो गया है। आप सीधा देख सकते हैं कि डक्ट के नीचे जुगाड़ के सहारे इसको टिका कर रखा गया है और जितनी मात्रा में इस डक्ट से पानी छोड़ा जाना चाहिए था उतनी मात्रा में पानी नहीं जा रहा है, जिससे कि सिंचाई में भी अब किसानों को दिक्कत हो रही है। हमारे साथ कुछ किसान हैं, उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर डक्ट के माध्यम से जो पानी कम जा रहा है उससे क्या परेशानी हो रही है। पुल टूटने के बाद ये जो है पानी कम तो जाहिर है कि वो टूट गई है। उसको देखिए, वो जुगाड़ के सहारे पे किसी तरह ही लगाया गया है, उसके माध्यम से तो पानी कम ही जाहिर है और बहुत आदमी को दिक्कत भी है। यातायात को देखिए, गाड़ी उड़ी पार करने में बहुत दिक्कत है। ये ना कम मात्रा में पानी जाने के कारण से किसान लोगों को तो काफ़ी तरह से
परेशानी हो रही है और जाने आने का जो सुविधा थी वो भी तो गड़बड़ हो गई है। क्षेत्र के किसानों की बात माने तो उनका साफ कहना है कि जो चेन संख्या 129 पर जो डक्ट था और जो पुल था वो ध्वस्त होने के बाद से यातायात तो बंद है ही, सिंचाई में भी असुविधा हो रही है। अब लोगों की मांग है कि इसको जल्द से जल्द दुरुस्त किया जाए ताकि लोगों का यातायात के साथ साथ लोगों के खेतों तक पानी पहुंच सके। नागेंद्र, न्यूज 18 नेटवर्क, बांका। कोविड-19 महामारी के दौरान हुए लॉकडाउन से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा है। भारत पाकिस्तान की सीमा से सटे अमृतसर जिले के गांव में कैथलीन लाघड़ ने गरीब परिवारों के दुख को उस वक्त समझा जब वो खुद संघर्ष कर रही थी और यहीं से शुरू हुई उनकी उड़ान। कैथलीन ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक स्वयंसेवी संस्था की शुरुआत की। टीकाकरण को लेकर नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की जागरूकता मुहिम संजीवनी शॉर्ट ऑफ लाइफ ने हाल ही में उनसे मुलाकात की। हमें ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अपने काम से आगे बढ़कर महिलाओं को सशक्त बनाने वाली कैथलीन है हमारी संजीवनी चैंपियन। दयाल भट्टी में रहने वाली महिलाओं के लिए ये वक्त काम पर जाने का है, कुछ पैसा कमाने का है। इनकी अगुवाई कैथलीन लाढ़र करती हैं और ये सभी यहाँ नींबू का अचार बनाने के लिए आई हैं, जो बेहद ही आसान है। इसके लिए इन्हें चाहिए कुछ नींबू, मिर्ची और अदरक, जिन्हें काटने के बाद उनमें नमक डाला जाता है और फिर सरसों का तेल और आखिर में अचार को मर्तबान में बंद कर दिया जाता है। कुछ दिनों के लिए इसे धूप में छोड़ दिया जाता है, जिसके बाद ये बेचे जाने के लिए तैयार होता है। सर, लॉकडाउन जब शुरू हुआ तो लोग घरों में बैठे थे, काम काज कोई नहीं था बिल्कुल। मतलब वो आर्थिक हालात उनके बहुत कमज़ोर हो गए थे, हालात बद से बदतर हो गए थे, बहुत ख़राब थे। लोगों के पास मतलब राशन के लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था। हमने एक ग्रुप शुरू किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप, जिसमें 10 लेडीज़ को लिया और 10 लेडीज़ ने हमने यहीं पर बैठ के काम शुरू किया। महिलाओं को एहसास हुआ कि इनकी ताकत इनकी एकता में है। अपनी स्वयंसेवी संस्था के साथ रहकर ये बहुत कुछ हासिल कर सकती है। इसीलिए इन्होंने भी मास्क और कागज के लिफाफे बनाने शुरू कर दिए, जिन्हें गांव में बेचकर कुछ हजार रुपयों की आमदनी हो जाती थी। सोच हमारी यही थी कि लेडीज़ जो है वो आत्मनिर्भर हो सकें और अपने मतलब घरों के हालात जो हैं उनके वो थोड़े ठीक हो सके। काम और कर सकते हैं, जैसे ये काम तो हमारे चल रहे, जूट का बैग बना सकते हैं, सिलाई का काम लेडीज़ कर सकती हैं, ब्यूटिशियन का काम कर सकती हैं। वो जिसमें मतलब जिस लेडी का इंटरेस्ट है उसको हम सिखा सकते हैं काम। इस उदाहरण से मैंने सीखा कि लोगों के पास, लेडीज़ के पास टैलेंट है, लेकिन वो घर से बाहर निकल कर काम नहीं कर पाते। तो जो उनके पास टैलेंट है हम उसका यूज़ करेंगे और उनको काम देंगे और वो काम करेंगी, बाहर निकलेंगी और उनकी जो आमदनी है वो भी बढ़ेगी, आर्थिक स्थिति में बढ़ोतरी होगी। वो खुद से कुछ भी अपने लिए काम कर सकती हैं, अपने लिए जी सकती हैं, किसी के दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगी। सिर्फ 10 लेडीज़ जो हैं उनका ही नहीं, मतलब 10 परिवारों की आमदनी बढ़ी है और उन जो लेडीज़ हैं उनका सशक्तिकरण भी हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि ये एक मिसाल बन चुकी है कैथलीन का जो ग्रुप है कि दूसरी लेडीज़ के लिए, दूसरी औरतों के लिए। महिलाओं को सशक्त बनाने वाली दयाल भट्टी की कैथलीन जैसी महिलाएं हैं हमारी संजीवनी चैंपियन। रिलायंस इंडस्ट्रीज की स्वामित्व वाली कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने REC सोलर होल्डिंग्स की 100% हिस्सेदारी के अधिग्रहण की घोषणा की है। रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने चाइना नेशनल ब्लू स्टार ग्रुप कंपनी लिमिटेड से $771 मिलियन के एंटरप्राइज वैल्यू में ये सौदा किया है। REC का मुख्यालय नॉर्वे है, जबकि उसका ऑपरेशनल हेडक्वार्टर सिंगापुर में है।
उत्तरी अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और एशिया प्रशांत क्षेत्र में आरईसी के क्षेत्रीय कार्यालय हैं। आरईसी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अग्रगणी सोलर एनर्जी कंपनी है जो टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन, उच्च क्षमता और लॉन्ग लाइफ सोलर सेल्स और पैनल्स के कारण इंडस्ट्री की अगुआ कंपनी है। आरईसी के पास 600 से ज्यादा यूटिलिटी और डिजाइन पेटेंट हैं। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। बिहार में किस तरह एमएसएमई को